संवाद से परिवर्तन संभव है। लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से हर बिहार के व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। व्यक्ति चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी विचारधारा को मानता हो, जब तक इनसे परे उठकर बिहार में शिक्षा के विकास के लिए, उद्यमिता की क्रांति के लिए और समतामूलक समाज के लिए हम आगे नहीं आएंगे तो बिहार में परिवर्तन नहीं होगा। 9 करोड़ लोगों को यदि रोजगार देना है तो हर व्यक्ति को सोचना होगा कि मेरी भूमिका इसमें क्या हो सकती है। यदि हम सोचें पहाड़ी क्षेत्र में एडवेंचर टूरिज्म का प्रचार होगा तो काशी और गया के बीच का जो एक कॉरिडोर है, इसमें ऐसी संभावना है कि पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था को भी चला सकता है। निश्चित मैं मानता हूँ कि भूमि में बहुत सामर्थ्य है। और तब जब वहां से हम लोग लेकर आए तो हमने कहा टूरिस्ट गाइड तो बना रहे हैं, लेकिन मैं वर्तमान के लिए नहीं बना रहा हूँ। आप देखिएगा जब दृष्टि बदलेगी तो एक एक व्यक्ति पहाड़ पर उन उग्रवादियों का विरोध करने लगेगा जिनके कारण क्षेत्र में विकास अवरुद्ध है। और बहुत जल्दी सबने देखा किस प्रकार से लोगों ने जब किस प्रकार विरोध करना शुरू किया तो सुग्रीव खरवार जी बैठे हैं। सुग्रीव खरवार जी पहली बार 2008 में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी, इन्होंने तिरंगा लहराने का प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही तिरंगा लेकर पहुंचे तो इनको खदेड़ा गया था। क्या गलत बोल रहे हैं? और उसके बाद 26 जनवरी 2009 को यही सुग्रीव खरवार पुलिस पलटन के साथ, हमारे डीएसपी थे मिथिलेश कुमार सिंह, शान के साथ गए, मैं भी उनके साथ गया और रोहतास किले पर चढ़ के हम लोगों ने घोषणा की कि यहीं पर कल तिरंगा लहराएगा। वहां से आकर सासाराम में घोषणा की, डेहरी में घोषणा की। हर जिलेवासी से आह्वान करता हूं कि रोहतास किले पर जाकर झंडोत्तोलन में शामिल हो। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट था, क्षेत्र को बदलना था। चुनाव पहाड़ पर नहीं होते थे, बूथ नहीं बनते थे। लोग कहते थे कि वहां पर लोग मतदान का बहिष्कार करते हैं क्योंकि उग्रवादी विरोध करते थे। बीएसएफ की कंपनी लगी धनसा गांव में, उस पर गोलियां चली, लेकिन हार नहीं मानेंगे, चुनाव तो यहीं होगा। इसी संकल्प के साथ 9 मई 2009 को केवल 3 भवनों के लिए 16 कंपनी फोर्स लगी, लेकिन हमने सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति मतदान कर सके। और जब मतदान इस प्रकार से हुआ तो अनेक लोगों ने जीवन में पहली बार मतदान दिया। यह बातें आईपीएस विकास वैभव ने बिहार के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से आयोजित सासाराम के फजलगंज स्थित नमस्ते बिहार कार्यक्रम के तहत कही। 1 दिसंबर रविवार को इनका तृतीय जन संवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। विकास वैभव की बातें जाति, संप्रदाय और लिंग भेद से ऊपर उठकर है, जिनके नेतृत्व में बिहार के युवा निश्चित रूप से गोलबंद हो रहे हैं। इसका गवाह बना सासाराम का फजलगंज स्टेडियम, जहां बड़े पैमाने पर लोगों ने जुटकर विकास वैभव के साथ शपथ लिया। मैं बदलूंगा बिहार, मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमि का पुनरुद्धार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। नमस्ते बिहार, नमस्ते बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय हिंद।
कहीं नहीं जाएं, वीडियो में बने रहें, आगे बहुत कुछ। कार्यक्रम को गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सह पूर्व राज्यसभा सदस्य गोपाल नारायण सिंह, गार्गी पाठशाला की गार्गी नारी अभियान को चलाने वाली प्रीति उपाध्याय, संतपाल स्कूल सासाराम के संचालक एसपी वर्मा, इस्माइल अहमद, लव कुमार सिंह आदि ने संबोधित किया। जबकि कार्यक्रम को सफल बनाने में जिले के कई प्रमुख स्कूलों में आरएस के पब्लिक स्कूल बस्तीपुर के अलावे अभिनव कला संगम डालमिया नगर के संरक्षक संजय कुमार सिंह उर्फ बालाजी, नंदन कुमार, विजय चौरसिया, वारिस अली की देखरेख में जय बिहार की 2 बस रवाना हुई। वहीं रोहतास क्षेत्र में रोहतास नगर निकाय के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि तोराब नियाजी, लेट्स इंस्पायर बिहार चैप्टर रोहतास के यश उपाध्याय, मां शीला वाटिका डेहरी के एलजेपीआर के प्रदेश महासचिव सोनू सिंह, बक्सर के पूर्व विधायक ददन पहलवान, टाटा मोटर्स के समाजसेवी मनीष कुमार सिंह तथा विधिक संघ के उपाध्यक्ष उमा शंकर पांडे उर्फ मुटुर पांडे सहित 3 दर्जन से अधिक लोग मंच पर विराजमान थे, जिसमें कई महिला नेत्री भी शामिल हैं। बिहार साथी न्यूज से शमशेद खां की रिपोर्ट। यदि आप चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो अवश्य करें। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें। सबसे पहले आप देखें आईपीएस विकास वैभव ने आगे क्या कुछ कहा। इसके बाद हम दिखलाएंगे पूर्व राज्यसभा सदस्य गोपाल नारायण सिंह ने क्या कहा। राजनीतिक दलों की भी व्यवस्था है। जो दल राजनीति कर रहे हैं, जो नए दल राजनीति में आना चाह रहे हैं, यदि सभी को आप देखेंगे, चिंतन करेंगे तो पाएंगे आधार क्या है। खंड खंड में जाति संप्रदाय के नाम पर जब समाज बटा हुआ है तो राजनीतिक दलों की भी व्यवस्था है कि इन्हीं खंड खंड के समीकरण में अपनी राजनीति करते हैं। उम्मीदवारों के चयन योग्यता पे नहीं करते कि व्यक्ति बिहार को आगे ले जाने में उसकी कितनी सोच है, उसका कितना प्रयास हो सकता है, ये आधार नहीं होता। आधार केवल ये होता है कि व्यक्ति चुनाव जीत सकता है या नहीं जीत सकता। और इस परिस्थिति में जब खंड खंड में समाज बटा हो और राजनीति का आधार केवल लक्ष्य केवल चुनाव जीतने तक हो जाए तो बिहार कैसे बदलेगा। बिहार, जब बिहार को कोई पिछड़ा राज्य बोलता है तो अच्छा लगता है क्या? कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको अच्छा लगता हो जब बिहार को पिछड़ा बोला जाता है? अच्छा लगता है क्या? कितने लोग बिहार को विकसित देखना चाहते हैं? बिहार विकसित कैसे होगा? कैसे होगा? क्या केवल सत्ता परिवर्तन से बिहार बदल जाएगा? जिस प्रकार की राजनीति होती है, जिस प्रकार से लोग चुने जाते हैं, जिस प्रकार से लोग चुनते हैं, यदि यही चलता रहा तो जो चल रहा है चलता रहेगा। कितने लोग चाहते हैं कि 2047 तक एक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। कितने लोग चाहते हैं? यदि चाहते हैं और वास्तव में उस बिहार को गति देना चाहते हैं, कुछ बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये कोई धार्मिक अभियान नहीं है, कोई राजनीतिक अभियान नहीं है, लेकिन लाखों लोग आज इस अभियान में यदि जुड़े हैं तो उसका कारण है हर व्यक्ति अपने जीवन काल में बिहार को बढ़ते देखना चाहता है। और ये सरकार आ जाएगी जो सबको नौकरी दे देगी। कितने लोगों को कोई सरकार नौकरी दे सकती है? शायद 1% लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है। पूरे विश्व भर में आप अध्ययन कर लीजिए, 1% से अधिक लोगों को नई नौकरी सरकारी नहीं दी जा पाएगी। लेकिन बिहार के दिन 99% लोगों को रोजगार देना है, तो रोजगार देने वाला कहाँ से आएगा? अचानक तो कोई आएगा नहीं। और क्यों आएगा? यदि हम स्किल्ड नहीं हुए, यदि हम शिक्षित नहीं हुए। रोजगार लगाने तो लोग तब आएंगे जब उसको कार्य करने वाले लोग मिलेंगे। और यदि ऐसे लोग नहीं मिले
तो इससे तो अच्छा है गुजरात में रोजगार लगाएंगे, नई इंडस्ट्री लगाएंगे, बिहार क्यों आएंगे? लेकिन बिहार हम सभी का है और बिहार को हम सभी विकसित बिहार के रूप में देखना चाहते हैं। तो यदि हम सोचेंगे अचानक कुछ हो जाएगा और जादू की छड़ी घूमेगी और बिहार बदल जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं। अगर हम सोचेंगे कोई ऐसी पार्टी की सरकार आएगी और अचानक बिहार बदल जाएगा, तो ऐसा भी होने वाला नहीं। संख्या बहुत बड़ी है, जनसंख्या को हम आज एक समस्या के रूप में देखते हैं कि उसके लिए हम शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। यदि उसी जनसंख्या को हम शिक्षित कर पाएंगे, उसमें ऐसे कौशल का विकास कर पाएंगे, उसको स्किल्ड कर पाएंगे और उसकी दिशा सही कर पाएंगे, दृष्टि सही कर पाएंगे। और जो बातें मैं कह रहा हूँ कोई मेरी अपनी सोच नहीं है। यदि मैं कहता हूँ कि बिहार में हम एक हो सकते हैं, ये तो प्राचीन बिहार ने सिद्ध किया है। प्राचीन बिहार में भी जातियां थीं, लेकिन यदि ऐसा जातिवाद रहा होता तो मगध में किसी नंद वंश का उदय नहीं होता। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले विकास प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत दिनों के बाद बिहार की आवश्यकता को समझते हुए बिहार में एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी शुरुआत में आईपीएस कैसे से तो बिहार रोहतास में बेकायम था, लेकिन जब बच्चों को इंस्पायर करने की बात हुई कि सबसे पहले इनको हमने अपने कैंपस में बुलाने की कोशिश किया और इन्हीं की टीम ने हमको इंस्पायर करने की कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को हम कैसे शिक्षित कर एम्प्लॉयमेंट दे सकें। इसलिए मैं उनको फिर दोबारा धन्यवाद देता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपने अभियान में सफल हूँ।